जो क्लास 6 है, सब्जेक्ट है कंप्यूटर विज्ञान। राजस्थान बोर्ड या राजस्थान की जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर एक कंप्यूटर की बुक संचालित होती है जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर विज्ञान। क्लास कौन सी है, 6, जिसका अध्याय नंबर 1 है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास। तो आज हम इस जो बुक है, जो पहला अध्याय है, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। क्या करना, अभ्यास कार्य। देखो बच्चों, पहला है कि सही विकल्प का चयन करना है। आपको क्या करना है, जो 4 विकल्प है उनमें से जो सही विकल्प है उसका क्या करना है, चयन करना है। तो पहला है कंप्यूटर का जनक है, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, लेडी जो एगस्टा किंग है, बैनर बुर्स है, या चार्ल्स बेबेज। तो देखो बच्चों ध्यान रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। सही आंसर क्या हो जाएगा, द। ठीक है। अगला द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसका उदाहरण है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन है, CDC 3600। कौन सा है, CDC 3600। ठीक है। अगला है गणना करने का सबसे प्राचीन उपकरण, यानी जो गणना कैलकुलेशन के लिए जो सबसे प्राचीनतम उपकरण कौन सा है जिसका इस्तेमाल गणना करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबेकस। क्या आंसर हो जाएगा, अबेकस। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, से। अगला देखो, कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों के अंदर बांटा गया है। तो बच्चों कंप्यूटर के विकास को कितने पीढ़ियों के अंदर बांटा गया है, 5 पीढ़ियों के अंदर। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो अभी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। कंप्यूटर का जनक किसको होता है, चार्ल्स बेबेज। दे सही आंसर हो गया। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसका कौन सा उदाहरण है, CDC 3600 हो गया। और गणना करने का सबसे प्राचीन उपकरण कौन सा, अबेकस था। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों के अंदर बांटा गया है, 3 पीढ़ियों के, अगर 5 पीढ़ियों के अंदर बांटा गया है। अगला देखो, ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी के अंदर किया गया था। तो बच्चों ध्यान है, पहले पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब था। तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया था, ट्रांजिस्टर का। किसका इस्तेमाल किया गया, ट्रांजिस्टर का। ठीक है। अगला कह रहा है रिक्त स्थानों की क्या करनी है, आपको पूर्ति करनी है। ठीक है। तो मैंने देखो रिक्त स्थान लिख रखे, आप दोबारा एक बार देख लो। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल होता VLSI। किसका इस्तेमाल हुआ था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। देखो बच्चों ध्यान रखना, कहीं पर तो VLSI, कहीं पर C भी लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते, VLSI। C का मतलब सर्किट होता है। ठीक है। कंप्यूटर जो 0 और 1 अंकों पर कार्य करता है, कौन सा कंप्यूटर 0 और 1 काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर है, वो 0 और 1 अंकों पर क्या करता है, कार्य करता है। जो जापानी लोग थे, कौन, जापानी लोगों के द्वारा अबेकस को किस नाम से पुकारा जाता था, किसके नाम से पुकारा जाता, सोरो बान के नाम से। जो जापानी लोग थे वो अबेकस को किस नाम से पुकारते थे, सोरो बान कहा गया। जो लैपटॉप है वो एक प्रकार, किस प्रकार, पोर्टेबल कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर तो है ही, साथ में क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर। किस प्रकार का कंप्यूटर है, पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसका मतलब है कि हमें इस लैपटॉप को आवश्यकता के अनुसार कहीं पर भी साथ में लेके जा सकते हैं, यानी पोर्टेबल है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। अगला देखो, जो कंप्यूटर है उसकी गति किस में मापी जाती है, किसकी, सुपर कंप्यूटर की। ये ध्यान रखना, जो माइक्रो कंप्यूटर किस में मापी जाती है, हर्ट्ज के अंदर है। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में। किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में। अगला है सुपर कंप्यूटर के उदाहरण लिखिए। तो देखो भारत का परम है क्राई पहला कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर। NEC CDC आदि किसके उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर के। किसके उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर के। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, डिजिटल सिग्नल किस प्रकार के होते हैं। यार कह रहा है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं असतत, नॉन कंटिन्यूस। ठीक है, असतत प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो डिजिटल से उसको लगातार संकेत पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती, इसको कहते हैं असतत। ठीक है। जो IC है का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था।
तो आईसी का प्रयोग किसमें हुआ था? तृतीय पीढ़ी के अंदर, थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन? थर्ड जनरेशन के अंदर। और जो VLSI है उसका इस्तेमाल हुआ था फोर्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो आईसी का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तीसरी पीढ़ी के अंदर। सेकंड पीढ़ी के अंदर आपको पता ही है ट्रांजिस्टर था, और फर्स्ट पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब थी। ये कह रहा है कि VLSI है, इसका आपको क्या बताना है? पूरा नाम। क्या बताना बच्चों? VLSI का पूरा नाम। तो VLSI का पूरा नाम क्या है? लार्ज स्केल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किसका नाम है? VLSI। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है विस्तार से देना है। जो हमारे पास कुछ प्रश्न है, इनका जो उत्तर है आपको विस्तार के अंदर देना है। क्या कह रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में लिखिए। किसके बारे में पूछ रहा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के। देखो, ये आकार में बहुत बड़े, संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी और कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। तो इनमें ये आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और जो मेमोरी है, क्षमता है, वो भी अधिक होती है, और जो कार्य करने की गति है वो भी क्या होती है? अधिक होती है। इस कारण ये अत्यधिक महंगे होते हैं। इस कारण मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? अत्यधिक महंगे होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर की तुलना में ये इतने महंगे नहीं होते हैं। एक साथ बहुत से उपयोगकर्ता लॉगिन करके माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है? कि बहुत सारे जो उपयोगकर्ता हैं वो क्लाइंट के रूप में, जैसे माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उससे आप जो माइक्रो कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करके आप काम कर सकते हो। इसका प्रयोग प्राय रेलवे आरक्षण के लिए, रेलवे आरक्षण के अंदर बुकिंग करनी है, या बीमा कंपनियों में या अनुसंधान संस्थानों में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगला देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ने पर क्या क्या बदलाव आए। यानी जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन के पीढ़ियों के अंदर बदलाव हुआ, तो उसी अनुसार कंप्यूटर के अंदर क्या क्या बदलाव आए। देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ती गई, वैसे वैसे इनका क्या, एक तो आकार, कीमत और विद्युत उपयोग की क्षमता घटती गई। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई या पीढ़ियों के अंदर बदलाव होता गया, वैसे वैसे उसका आकार, कीमत और विद्युत उपयोग करने की जो क्षमता है वो क्या हो गई? घटती गई। और कार्य करने की जो गति है वो समय के साथ बढ़ती गई। अगला देखो, पास्क लाइन के बारे में लिखिए। किसके बारे में? पास्क लाइन के। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ब्लेज पास्कल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, कैसा कैलकुलेटर? यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, जो दशमलव संख्या प्रणाली को जोड़ घटाव कर सकता था। इसे पास्क लाइन नाम दिया गया। इसके अंदर क्या, अनेक तो चक्कर थे, गिरारियां थी, बेलने थी, यानी व्हील, गियर्स और सिलेंडर से निर्मित था। यह उपकरण वर्तमान के अंदर वाहनों के अंदर जो स्पीडोमीटर है, स्पीड किलोमीटर मापने के लिए जो ओडोमीटर की तरह कार्य करता है। अगला देखो, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता बताइए। तो इसमें एक तो ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका इस्तेमाल हुआ था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर के उपयोग से प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक भंडारण क्षमता और तीव्र गति के साथ क्या कर सकते थे? कार्य कर सकते थे। और प्रथम पीढ़ी की तुलना में इसकी लागत क्या हो गई थी? कम हो गई थी। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताइए। क्या कर, इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक राशियां जैसे ताप, दाब, लंबाई, विद्युत के निरंतर मापने में होता है। एनालॉग कंप्यूटर का काम पर होता है जो भौतिक राशियां हैं, ताप है, दाब है, लंबाई है, विद्युत, उसको मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग संकेत क्या होते हैं? सतत, यानी लगातार कंटिन्यूटी, लगातार सिग्नल मिलने चाहिए। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन होती है। एनालॉग क्या होती है? एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली क्या होती है? मशीन होती है। जैसे स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, इसके अलावा आपके जो आप कहते हैं ना पेट्रोल पंप भरवाने जाते हो, जो पेट्रोल मापने, थर्मामीटर है, रक्तचाप नापने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो सभी क्या किस प्रकार के होते हैं? एनालॉग होते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आप बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम नहीं सर हमें ऐसे नहीं करवाना है, हमें तो अपनी जो किताब है उसी के अंदर लगवा दो, तो मैं वैसा भी कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।